कैसे हो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs पार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 15 की। ठीक है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, एक तरफ वाइट बोर्ड है, दूसरी तरफ MCQs पार्ट है चैप्टर 15 के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपको फर्स्ट MCQs आपको दिया है कि टू आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास इज़ 1 किलोग्राम ईच हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज़, ये आपको दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, यानी ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख लें, ये फार्मूला F इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब चूँकि आपको दिया है कि F इज़ इक्वल टू 6.67 क्रॉस 10 पावर -11। ठीक है, ये आप लिख लें। इसके बाद 1 किलोग्राम इसका मास है, दूसरे का भी 1 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है, ये 1 किलोग्राम इसका मास है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर है, ये आपस में कैलकुलेटर के थ्रू करें तो रिज़ल्ट आपके पास 6.67 क्रॉस 10 पावर -11 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन। सो जो रिज़ल्ट है आपके पास बनता है वो कुछ ऐसे ही बनेगा, ये वाला, दिस वन, लुक एट दिस, ये वाला। ठीक है, ये बी पार्ट आपके पास होगा। ठीक है, दिस वन, ये बी पार्ट। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज़ F इफ़ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडीज आर डबल। अगर उसके मासेस को हम डबल कर दें, द डिस्टेंस बिटवीन देम बिटवीन देयर सेंटर इज़ रिड्यूस टू हाफ, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़, कितना हो जाएगा? ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब देख लें कि अगर हम इसके मासेस को डबल कर लें, यही फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2। एक मिनट में इसको वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू नहीं आती। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ क्योंकि अब ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको नज़र आ चुका होगा। ठीक है, तो अब देख लें स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन में कहता है कि अगर उनके मासेस को डबल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सवाल है। अब आप देख लें कि F इज़ इक्वल टू, अगर इसके मासेस को हम डबल कर लें, ठीक है, कैपिटल G तो अपनी जगह आप लिख लें, यानी आप लिख लें कि 2 मासेस। ठीक है, ये भी कर लें और उसके बाद फिर आप 2 मासेस ये भी कर लें और उसके डिस्टेंस को हम हाफ कर लें। ठीक है, यानी R डिवाइड बाई 2 कर लें। ठीक है, इसके मास को हमने कर, तो फिर क्या होगा? F इज़ इक्वल टू, अब देख लें कि आपके पास 4 आ जाएगा, कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई आपके पास फिर आ जाएगा 4, यानी और उसके बाद फिर 4 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, जब आप इसको ऊपर लेके जाते तो रिज़ल्ट आपके पास कुछ ऐसे ही बनेगा। देख लें कि F इज़ इक्वल टू यानी 4। ठीक है, और उसके बाद फिर आप 4 लगा लें। ठीक है, 4 इंटू कैपिटल G M1 M2। ठीक है, M1 और उसके बाद फिर M2 लगा लें और साथ फिर आपके पास R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये देख लें आपके पास जो रिज़ल्ट बन जाते हैं वो 16 बन जाते हैं। बाकी जो है ना, ये भी आपके पास फोर्स है ना, दिस इज़ बेसिकली फोर्स, ये फोर्स है, यानी ये जो है ये दिस इज़ फोर्स। तो इसका मतलब है ना कि आपके पास 16 ये ही रिज़ल्ट होगा। 16 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और आप देख लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई 16 लिखा भी होगा, देख लीजिए इसको, ये देख लो। ठीक है, तो ये आपके पास ये 16 इसका ये सही है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द G एट हाइट G यानी 1,500 ठीक है किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं। ये फार्मूला आप लगाए कि कैपिटल G M E, ठीक है, M E मास ऑफ द अर्थ, और उसके बाद फिर आप लगा लें कि RE प्लस H। ठीक है, तो आप क्या कर लें कि कैपिटल G की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर लें, ME की वैल्यू भी पुट कर लें। मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, वो है आपके पास 6.64 का 10 पावर 6 और उसके बाद 1500 किलोमीटर। ये भी आप मीटर में कन्वर्ट करके ये वैल्यू लगा लें तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह ही बनेगा, यानी ये 6.4 ही इसकी ये वैल्यू आएगी। फार्मूला आपने ये लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, अब मैं हर MCQs को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। फिर मेरी कोशिश है कि इसको सिंपल अल्फाज में
बयान करूँ। अच्छा नेक्स्ट, इफ़ वी कंसिडर द अर्थ एज ए परफेक्ट स्फीयर एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑन ए सर्कुलर, ठीक है, ऑर्बिट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब कोई भी सैटेलाइट है, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ज़मीन की सरफेस के बिल्कुल करीब करीब ये जो है ना रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, या यूँ समझो कि जो एयर रेजिस्टेंस है, उसको हमने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। सो ये सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाना है कि V इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आप लगाए कैपिटल G एम ई, उसके बाद फिर R E प्लस H, लेकिन हमारे पास H जो है ना वो हाइट पे है नहीं, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि अल्टीट्यूड है नहीं, वो ज़मीन के सरफेस के बिल्कुल करीब करीब है, बिल्कुल करीब करीब है। तो आप इसकी ज़मीन की जो रेडियस है, ये वैल्यू इसमें आप लगाएं, यानी रेडियस ऑफ अर्थ ये लगाए, मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल G की वैल्यू लगा ले, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो कौन सी रिज़ल्ट आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 7.6 किलोमीटर, ठीक है, ये 7.6 किलोमीटर आएगी। फार्मूला आपने ये लगाना है, ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है, जहन में रख लो, ठीक है। बाकी अच्छा नेक्स्ट आप देख लें। अच्छा व्हेन a satellite is put into a high circular orbit, its kinetic energy increase decrease। देखो एक सैटेलाइट, पहली बात तो ये कि आप ये जहन में रख लें कि कोई भी सैटेलाइट होता है, जब इसको आप लॉन्च करेंगे V इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है कैपिटल G M E और उसके बाद फिर R E प्लस H, एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर, इसके बाद फिर R E प्लस H। अब मुझे ये बताओ कि जितनी ज़्यादा अल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे, ज़मीन की सरफेस से जितना दूर होगा सैटेलाइट, उसकी जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। सो आप मुझे ये बताओ कि जब वेलोसिटी कम होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, डेफिनेटली फिर वो कम होगी। इसका मतलब ये बना कि जो सैटेलाइट ज़मीन के करीब है उसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो सैटेलाइट ज़मीन से काफ़ी दूर है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, वो भी फिर कम होगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जब कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी फिर कम होगी, ठीक है। तो अब ये देख लें लिहाजा हम ये लिख सकते हैं ना कि मैंने सैटेलाइट इज़ हायर ऑर्बिट, ठीक है, ये फिर आप क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक मिनट में इसको ऊपर, अच्छा व्हेन अ सैटेलाइट इज पुट इनटू अ हायर सर्कुलर ऑर्बिट, कहने ये तो हो गया। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज़, ये कितनी ही, ये हमने कैलकुलेट भी की थी, कितनी रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट की थी, आप देख लें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में, आप देख लें हमने ये कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द कंप्लीट ग्लोबल कवरेज इज़, वो मिनिमम 3 होनी चाहिए, ठीक है, ये 3 राउंड अबाउट 3 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3। अच्छा नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द मैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैसिव बॉडी, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये भी एक क्वेश्चन है ना, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जब वो ज़मीन से दूर लेके जा रहे हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये फिर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, ये वाला भी आप देख लो, ठीक है, ये इंक्रीज़ होगी। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखे द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अल्टीट्यूड दिस अबाउट द अर्थ सरफेस where the communication satellite orbit the earth is approximately this। अच्छा where the communication satellite orbit, ठीक है, the earth is approximately this, ये वैल्यू आपको दी है। तो आप कहते हैं ना कि इसमें जो वैल्यू है ना, इसमें जो हमने कैलकुलेट करनी है अबाउ दिस, यानी ये वैल्यू भी दी है, ये वाला, तो वो तो दी नहीं है, वो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं, लिहाजा फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ये फार्मूला आप यूज़ कर लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आप देख लें कि ये वाला फार्मूला है, ठीक है, कि V इज़ इक्वल टू, यानी R इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G M E, इसके बाद फिर 1 ओवर रेडियस ऑफ अर्थ लिख लें, और उसके बाद फिर -1 ओवर एनी R लिख लें कि कोई भी वैल्यू है। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप वैल्यू ये पुट कर लें, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू वो तो आपको पता है, उसकी मास का भी पता है, और साथ फिर जी की वैल्यू का भी पता है, ये लगा लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लिहाजा ये जो है ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता, ये वैल्यू यहाँ पे लगा लें, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है इसके MCQs पार्ट में, ठीक है, बहरहाल ये फार्मूला आप लगा लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
क्योंकि ये वैल्यू नहीं आती जो MCQs में दी है। ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन को भी अभी देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, वाई कैन ग्रेविटेशन इज नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मालिक्यूल। देखो, पहली बात तो ये कि मालिक्यूल की जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मालिक्यूल होता है, मालिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, कोलम्बिक फोर्स होती है। आपने ये पढ़ा है कि यानी आपने ये पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। उसके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात तो ये कि चूँकि इसकी वजह यह है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं मालिक्यूल के दरमियान, जब मालिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो उनके दरमियान फिर कोलम्बिक फोर्स होता है, और कोलम्बिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह यह है कि जो मालिक्यूल का जो मास है वो बहुत कम है। सो देयरफॉर इसकी कोई रोल नहीं है मालिक्यूल की फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो MCQs है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको अभी हम देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई अच्छा डोंट टू बुक ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली डिस्पाइट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या वजह है कि डेस्क पे पड़े दो बुक है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते। अब आपको पता है कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, इस पे डिपेंड करता है। अब चूँकि मास ऑफ द ईच बुक जो है ना वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल कम। ठीक है, सो देयरफॉर फिर वो आपस में कभी अट्रैक्ट नहीं करते। अगर फोर्स है भी है तो वो इतना कम है कि हम इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर हम बात कर ले फोर्स की, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो मास पे डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो दो बुक का जो मास क्या होगा, बहुत कम होगा ना, तो डेफिनेटली उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं कि एप्पल जो है वो ज़मीन की तरफ गिरता है, ज़मीन एप्पल की तरफ नहीं गिरता। थर्ड जो MCQs है, उसकी क्या वजह है कि एप्पल ज़मीन की तरफ गिरते हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि अर्थ बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और एप्पल तो ज़मीन के मास के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सो इसी वजह से ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ट्रक है और एक बाइक है। अब ट्रक का जो इंजन पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बाइक का जो इंजन पावर है बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों आपस में जो है ना कोई रोप या रस्सी या कोई जंजीर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर ले, एक बाइक और एक ट्रक को, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? बाइक को अपने साथ लेके जाएगा। वजह यह है कि उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ये मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव हो सकता है तो कैसे? स्टूडेंट सोचो इसके मुतालिक कि ये कैसे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यस ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टोरियली देख लो इस तरह से। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि ये एक्स है और ये एक्स प्राइम है, और ये आपके पास वाई है और ये वाई प्राइम है। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करिए यूजिंग इस वेक्टर को अगर हम बात कर ले, ठीक है, वेक्टर की अगर हम बात कर ले, अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बना कि आप यहाँ पे फिर ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है यानी उसको फिर हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव लेते हैं। ये हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए, वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्वान्टिटी को। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी नेगेटिव। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और साइन और यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब आप देख लें कि अगर बिलफर्ज बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इसी ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख ली यहाँ पे,
तो फिर क्या होगा कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर ये हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टोरियल हम इसको यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देख लें इसको। अच्छा, व्हाट फैक्टर डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द प्लेनेट, वो कौन सा फैक्टर है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, वो कौन सा वाला है, ठीक है। वो कौन सा फैक्टर है जो काउंट करते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के मुतालिक, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं। अच्छा, ये देख लें G इज़ इक्वल टू, ये आपको पता है कि कैपिटल G M E, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना R, ये इस तरह लिखते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर, ये फैक्टर है। पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट में कोई और कलर यूज़ कर लो, हाँ नहीं ये नहीं, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, देख लें कि एक तो ये फैक्टर है, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसकी रेडियस कम होगी ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी फिर ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कि उसके मास पे भी डिपेंड कर, जितना ज़्यादा मास होगा कोई भी प्लेनेट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, ये फिर आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट इफ़ द टू प्लेनेट हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई, हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर। हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे, अगर हाँ दो ऑब्जेक्ट हैं उसका एक मिनट में इरेज करता हूँ, ठीक है, उसका मास तो सेम है लेकिन उसका रेडियाई जो है वो डिफरेंट है। चलो हम इस बात को देख लेते हैं, ठीक है, देख लें। फिर फर्ज करने कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका, यानी इसमें लिखते हैं ना G इज़ इक्वल टू, यानी आप लिख ले कैपिटल G M, ठीक है, और हम इसको लिखते हैं ना, इसके लिए हम लिखते हैं ना कि दिस इज़ R प्राइम, ठीक है, इसके लिए भी लिखते हैं R स्क्वायर। दूसरा जो है ना G इज़ इक्वल टू कैपिटल G, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि M और R प्राइम स्क्वायर लिखते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट की जिसका मास सेम है लेकिन उसका रेडियाई डिफरेंट है, ठीक है, इसकी यहाँ पे प्राइम लगा लेते हैं। चलो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से क्या इफेक्ट आता है इससे। पहली बात तो ये कि आप इसको ऐसे लिख लें कि G को एक को दूसरे पे डिवाइड कर लो, G प्राइम पे डिवाइड कर लो, ठीक है, इस पे डिवाइड कर लो, कैपिटल G M, और उसके बाद फिर आप लिखते हैं ना कि R, फिर आप लिख लें कैपिटल G M, और उसके बाद फिर आप लिख लें R प्राइम स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी लिखते हैं ना कैपिटल G M E M, अच्छा इसके बाद फिर R लिख लें, और उसके बाद फिर लिख लें R स्क्वायर, यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगा लें, यहाँ पे भी आप लिख लें कैपिटल G M, ठीक है। ये देख लें स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लें कि कौन कौन से टर्म रहते हैं आपके पास, ये टर्म रह जाएंगे। अब और से देख लें, देख लें स्टूडेंट, ये टर्म रह जाएंगे, यानी G की वैल्यू आप, और उसके बाद फिर G प्राइम इज़ इक्वल टू आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं ना कि R प्राइम स्क्वायर और उसके बाद फिर R स्क्वायर, ऐसे लिख लें। अब इसका मतलब ये बना कि G अगर इस प्राइम, इस एक ऑब्जेक्ट की अगर रेडियस कम है तो उसी ही, यानी एक ऑब्जेक्ट की दोनों का मास तो सेम है, अगर रेडियस कम है तो उसी हिसाब से फिर G की वैल्यू उस पर ज़्यादा होगी। अगर रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, दोनों का तो मास सेम है, तो फिर उस पे G की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सो इसका ये आंसर है स्टूडेंट। अच्छा, ये नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, मैं भूल गया ये कौन सा। अच्छा, इफ टू प्लेनेट, ये तो हो गया 6 वाला हो गया। वाई सेटेलाइट आर, अच्छा सेटेलाइट इन हाई ऑर्बिट हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो यार ये सिंपल सा फार्मूला है 7 क्वेश्चन, इसको देख लें कि V इज़ इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लेंगे कैपिटल G M E और उसके बाद फिर R E प्लस H, ठीक है, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर, ठीक है, R E प्लस H, जितनी ज़्यादा हाइट होगी प्लस उसी हिसाब से फिर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम होगी। बस ये इसके बाद ये इसका फार्मूला है, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मास ऑफ द अर्थ इफेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू स्टे इन द ऑर्बिट।
तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे, ये डेफिनेटली v इज़ इक्वल टू, ये भी उसी से रिलेटेड है। देख लें कि कैपिटल G M E और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि R E प्लस H, ठीक है। अब आप देख लें कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट मैसिव होगा उसी हिसाब से फिर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अर्थ के अलावा अगर कोई हम और जो है ना प्लैनेट की बात कर ले या ऑब्जेक्ट की बात कर लें, डिपेंड करता है उसके मास पे, ठीक है, उससे भी जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है उसके मास पे। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बिकम नेगेटिव? क्या ये मुमकिन है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है? इस व्हाट डज दिस मीन फॉर द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन। तो ये भी आसान है स्टूडेंट, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, अगर हम देख लें थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें। अच्छा देखें इसको स्टूडेंट, यही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम नेगेटिव। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये वाला, माइनस कैपिटल G M E M इंटू 1/RE और उसके बाद फिर 1/RN, ये इक्वेशन पढ़ा है। अब अगर हम बात कर लें, हाँ ये नेगेटिव हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अब आप देख लें कि अगर हम एक्सट्रीम की बात कर लें, उस एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाए तो ये वाला पार्ट चूँकि फिर इन्फिनिटी तक चला जाता है, एक मिनट, ये वाला इन्फिनिटी तक चला जाता है, सो फिर ये टर्म क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं और फिर आपके पास ये नेगेटिव बन जाती है। अच्छा, ये अब अगर कोई भी बॉडी जो है ना जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगा, मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी बिलफर्ज आपके पास माइनस कैपिटल G M E और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास आती थी 62.3 मेगा जोल पर किलोग्राम। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और इसके साथ नेगेटिव, जितनी ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसी हिसाब से वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा। इसका मतलब उस पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन साथ साथ वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा। मसलन अगर हम सूरज की बात करें, वो ज़मीन की बात कर ले, वो 62.3 मेगा जोल पर किलोग्राम है, लेकिन अगर हम सूरज की बात कर लें, सूरज इससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये बना कि वो ज़्यादा नेगेटिव से मुराद ये है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ये क्लास में मैंने बात डिस्कस की थी। अच्छा, और कौन से हैं? नेक्स्ट है, अच्छा, हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू मास इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। क्लास में भी मैं आपको बताता रहा, बार बार देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास UR इज़ इक्वल टू, अच्छा, ये माइनस कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है, ठीक है। एक ये है, सॉरी ये R है, सॉरी ये R है, ठीक है, ये R है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, फिर इसके बाद ये V है, ये जहन में रख ली, ये V है। अच्छा, ये V है एंड माइनस कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 1 मास है, इसके अंदर 1 मास है, 1 मास है। एक मिनट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ME और उसके बाद फिर M लिखते हैं। यहाँ पे आप लिख ले, सिर्फ ME लिख ले और उसके बाद फिर आप लिख ले R लिख ले। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि V इज़ इक्वल टू U डिवाइडेड बाई M, यानी एनर्जी पर यूनिट मास। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में 2 मास का जिक्र है और इसमें सिर्फ 1 मास का जिक्र है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एनर्जी पर यूनिट मास है और वो प्योर एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्योर एनर्जी है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो एनर्जी पर यूनिट मास है। क्लियर है ना, ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, ये उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आपको कोई इस तरह इशू नहीं होगा, यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा, ठीक है। सो ये है इसके मुतालिक फ़र्क और यही बातें हैं। तो बस यहाँ तक काफ़ी मेरे ख़्याल में, इसमें कोई ऐसा और पॉइंट तो बाकी नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो बस यहाँ तक काफ़ी है। कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में कुछ बुक ने ऐड किए हुए हैं कि मिनिमम कितनी जो है ना ग्रेविटेशन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होनी चाहिए, तो आप उसमें लिख ले कि मिनिमम 3 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है? ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिश एंटीना के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें फिर इंटरफेरेंस होता है अगर हम इसकी दाद बढ़ाते हैं या फिर आपस में इसकी कोलिजन भी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन, कुछ रूल रेगुलेशन है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। आप कोशिश कर लें स्टूडेंट कि इसको रट्टा ना लगाए, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना स्टूडेंट, ठीक है।